नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं। जो कल वीडियो मैंने पढ़ा था उसके आगे आज जो है वो वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा मांग के नियम को कैसे प्रूव किया जाता है, ये इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइटल देख लीजिए, लिखा है कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत या उद्घाटित अधिमान परिकल्पना, ठीक है, तथा मांग का नियम, यानी मांग के नियम को सिद्ध करना है। और इसको क्या बोल सकते हैं, उपभोग सिद्धांत का आधारभूत प्रमेय। और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन सर का मांग प्रमेय, यानी मांग के नियम को किस प्रकार से प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर सैमुअल्सन सर ने ये माना है कि जो आपका आय है वो क्या है, धनात्मक आय प्रभाव है। मतलब कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी उसी प्रकार आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। आय बढ़ने पर आप मांग ज़्यादा करते हैं। ये आज आपको इस डायग्राम के थ्रू, जो आपके पीछे आपके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या माना है, उनकी कंडीशन है या उनकी मान्यता है कि जो आय प्रभाव है वो धनात्मक होता है। ठीक है, इसका मैंने मतलब बता दिया कि आय प्रभाव धनात्मक होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चूंकि आप ये भी पढ़ लिए हैं कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत क्या होता है, या इसको बोलते हैं प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या होता है, तो अब हम ये मान लेते हैं जैसे कोई उपभोक्ता है, ठीक है, वह दो वस्तुओं को क्रय करना चाहता है, दो वस्तुओं को खरीदना चाहता है। ठीक है, अब अगर वो दो वस्तुओं को खरीदेगा तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु, उसमें से एक वस्तु सस्ती हो जाए तो उपभोक्ता क्या डिमांड करेगा, यानी उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम है और एक डायग्राम ये है। इन दोनों डायग्राम से आपको समझने की कोशिश करना होगा कि किस प्रकार से मांग के नियम यहाँ पे निकल के आता है, किसके थ्रू, प्रकट अधिमान सिद्धांत के सहारे या प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा। ध्यान से समझिए, आपका डायग्राम है, इस अक्ष पर आपका x वस्तु दिखाई गई है और यहाँ पे y वस्तु दिखाई गई है। ठीक है, और आपका जो प्रारंभिक बजट लाइन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए से लेकर के बी तक, ये आपकी प्रारंभिक बजट लाइन है, यानी ए से लेकर के बी तक ये आपका प्रारंभिक बजट लाइन है। यानी पहले आप जो है ए और बी और ओ, तो ओ ए बी जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एक्स और वाई वस्तु की कोई भी मात्रा आप ले सकते हैं, कोई भी मात्रा आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता फिलहाल के लिए क्यू जो कम्बिनेशन है, क्यू संयोग है, उसको चुनता है। और कम्बिनेशन के अलावा हो सकता है अगर कम्बिनेशन जो है उससे उसको कम संतुष्टि मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस कम्बिनेशन को और कम्बिनेशन के थ्रू इसको क्या मिल रहा हो, सस्ता मिला और कम्बिनेशन महंगा हो। आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि वो क्यों कम्बिनेशन को ले रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मांग का नियम क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। मांग का नियम क्या बताता है, प्रोफेसर मार्शल सर ने जो दिया है कि अगर कोई वस्तु की प्राइस है, वो प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी तुलना में आपकी जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी। यानी कीमत बढ़ेगी तो कोई भी उपभोक्ता उसकी मांग को घटा देगा, और अगर कीमत वो घट जाएगी तो कोई भी उपभोक्ता है उसकी मांग को बढ़ा देगा। यह है प्रोफेसर मार्शल सर ने जो नियम दिया था, मांग का नियम, ये बताता है। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़, कीमत अगर घटेगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे। यहाँ के क्यू का मतलब क्वांटिटी, पी का मतलब प्राइस। अब ये समझना है। तो मान लीजिए कि जो उपभोक्ता है वो क्यू जो कम्बिनेशन उसको सिलेक्ट कर रहा है ए बी कीमत रेखा पर। ठीक है, अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु महंगी हो जाए, और आपको पता ही है जब यह वस्तु महंगी होगी यानी उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी क्वांटिटी भी घट जाएगी। समझिए, एक्स वस्तु महंगी हो गई, आपकी बजट लाइन पहले ए बी थी, ए बी से आपकी बजट लाइन खिसक करके ए सी हो गई। यानी आपने क्या किया, सी बी के बराबर एक्स को त्याग दिया। भाई आपके जो एक्स वस्तु है महंगी हो गई तो हम उसको कम खरीदेंगे ना, तो जब हम उसको कम खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो बजट लाइन है वो किधर हो जाएगा, दाएं से लेकर के बाएं शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी पहले थी, अब ए सी हो गई, यानी बजट लाइन बी से आपको शिफ्ट हो गई सी पर। अब मान लीजिए उसी महंगी कीमत पर आपको एक वस्तु लेना है, तो जाहिर सी बात है आपकी बजट लाइन तो आप तो कम हो गई। तो अगर मान लीजिए कि उसी क्वांटिटी को वो कंज्यूमर लेना चाहता है, यानी पहले बजट लाइन पर जो था, जिस कम्बिनेशन को ले रहा था, उसी कम्बिनेशन को वो लेना चाहता है, क्यों कम्बिनेशन को ले रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि कीमत जो है बढ़ जाने पर भी उपभोक्ता क्या करेगा, क्वांटिटी को यानी मांग को घटा देगा। ये समझने के लिए मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो उपभोक्ता है वो क्यों कम्बिनेशन लेगा, बढ़े हुए दाम पर भी क्यों कम्बिनेशन को वो सिलेक्ट करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करेगा कि ए सी जो आपका
बजट लाइन है, इसी के पैरेलल एक आपकी और प्राइस लाइन को ड्रा करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी के जो पैरेलल आपकी प्राइस लाइन है या बजट लाइन है वो आपका डी और ई है। डी ई क्या है? आपका एक प्राइस लाइन है जो ए बी के समानांतर है। अब ध्यान से समझिए, इस प्राइस लाइन को हमें खींचते समय ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो प्राइस लाइन है वो क्यू से होते हुए जाए। क्यों? क्योंकि जो क्यू क्यू कम्बिनेशन है, इसी क्यू कम्बिनेशन को ही उपभोक्ता को सिलेक्ट करना है, उपभोक्ता को चयन करना है। इसलिए जो प्राइस लाइन हम ड्रा करेंगे ए सी के समानांतर, उसको हम क्यू से होते हुए खींचेंगे। लेकिन अब ध्यान से समझिए, प्राइस लाइन आपकी यहाँ पे आ गई, यानी डी ई आ गई। तो डी ई प्राइस लाइन पर आपको जो कंज्यूमर है वो क्यू कम्बिनेशन से नीचे सेलेक्ट नहीं करेगा, कोई भी कम्बिनेशन नहीं लेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर उसको नीचे लेना ही होता तो जब वह ए बी उसकी प्राइस लाइन थी तब वो ले लेता। इसलिए अब इस प्राइस लाइन के ऊपर ही ले सकता है, नीचे नहीं ले सकता। अगर नीचे लेना होता तो पहले उसका जो प्राइस लाइन था उस पर लेता, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर लेगा। तो ऊपर ये कोई भी कम्बिनेशन ले सकता है, मतलब क्यू से लेकर के डी तक इस पर कोई भी कम्बिनेशन वो ले सकता है। उसके सामने यहाँ पे कम्बिनेशन लेने की चॉइस मिल जाती है, चुनाव करने का कम्बिनेशन मिल जाता है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई भी कम्बिनेशन लेता है, कोई भी संयोग होता है, हालांकि क्यू भी ले सकता है, क्यू भी ले सकता है, लेकिन क्यू नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि क्यू तो वो पहले से ही ले रहा था, ए भी जब प्राइस लाइन थी उसकी। तो यानी अब वो उसके ऊपर क्या करेगा, वो कम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए ऊपर कोई भी कम्बिनेशन लेता है, इसको मान लीजिए जेड मान लें, तो वहाँ पर देखते हैं कि कितने एक्स वस्तु की मात्रा लेता है, कितना वाई वस्तु की मात्रा लेता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि एक्स वस्तु महंगी हुई लेकिन वाई वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर रहेगी, इसको समझना है आपको। तो यहाँ से मान लीजिए कि इतना सीधे ऐसे कर दिया और यहाँ पर कर दिया। आप देख रहे हैं एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी तो क्या किया, क्वांटिटी घट गई एक्स वस्तु की, यहाँ पे देखिए इतनी घट गई, और यहाँ पर जो वाई की मात्रा है वो इतना ले रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कीमत जब बढ़ जाती है एक्स वस्तु की तो उसकी मांग भी क्या होती है, घट जाती है। कीमत बढ़ी, क्वांटिटी घट गई, मांग घट गई। अब इसी चीज़ को अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर तो आपकी कीमत जो थी एक्स वस्तु की जो कीमत थी वो महंगी हो गई। अब हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे कि एक्स वस्तु की कीमत जब आपकी सस्ती हो जाए, तो जब सस्ता होगा एक्स वस्तु तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी मांग को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे समझते हैं, हमेशा की तरह ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है। वाई वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और एक्स वस्तु सस्ता हो जा रहा है। जब आपकी एक्स वस्तु सस्ती होगी तो उपभोक्ता उसकी मांग को बढ़ा देगा। समझिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्रारंभिक बजट लाइन है, ए से लेकर के बी तक, ये आपकी प्रारंभिक बजट लाइन है, यानी ओ ए बी कि इस ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल के बीच में कोई भी उपभोक्ता है वो किसी भी कम्बिनेशन को सिलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि जो क्यू कम्बिनेशन इसको उपभोक्ता सिलेक्ट कर रहा है, उपभोक्ता अपना अधिमान को यहाँ पे प्रकट कर रहा है क्यू कम्बिनेशन को, ठीक है, और कम्बिनेशन को नहीं ले रहा है क्योंकि इस कम्बिनेशन से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, और हो सकता है कि अदर जो कम्बिनेशन है उसकी तुलना में इसको ही सस्ते में मिल जा रहा हो और सब चीज़ें महंगे हों। तो यहाँ पर समझिए क्यू ले रहा है। अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु आपकी सस्ती हो गई, तो सस्ती होने का मतलब है एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ा देगा। अब बढ़ाने का मतलब है आपकी प्राइस लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ से? लेफ्ट पहले था, अब राइट हो जाएगा। कहने का मतलब है आपकी जो प्राइस लाइन पहले ए बी थी, इस लाइन पर क्यू कम्बिनेशन को वो सिलेक्ट कर रहा था, अब सस्ती होने की वजह से आपकी प्राइस लाइन ए से लेकर के आपका सी तक हो गया, यानी आपका बाद में ये हो गया, ये प्राइस लाइन हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर एक्स वस्तु सस्ती हो गई, इस सस्ती वस्तु पर उसकी जो इनकम है, उसकी जो वास्तविक आय है वो बढ़ी हुई नजर आएगी। तो हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि जब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता है घटाता है। ये चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो क्रय शक्ति है, खरीदने की क्षमता है, चूंकि एक्स वस्तु सस्ती हो गई तो ज़्यादा खरीदेगा, तो हम उसकी क्रय शक्ति को कम कर देंगे ताकि वो उसी कम्बिनेशन को, जिस कम्बिनेशन को पहले ले रहा था, उसी कम्बिनेशन को फिर से लेने लगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ए और सी इसी के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा कर देंगे जो कि डी और ई है। डी और ई जो आपका प्राइस लाइन है, इस प्राइस लाइन को इसी ऐसे ड्रा करेंगे ताकि यह क्यू कॉम्बिनेशन से होते हुए आए, क्योंकि आपको क्यू कॉम्बिनेशन लेना है। तो यहाँ पे मैंने डी और ई कॉम्बिनेशन को, मतलब किस कॉम्बिनेशन को टच कराते हुए क्यू को मैंने एक प्राइस लाइन खींच दिया। इस प्राइस लाइन पर ध्यान से देखिए, इस प्राइस लाइन के ऊपर कंज्यूमर नहीं खरीद सकता कोई चीज़। क्यों? क्योंकि अगर खरीदना ही होता तो जब उसकी प्राइस लाइन ए बी थी तभी वो क्यू के ऊपर कोई भी कम्बिनेशन ले सकता था, नहीं लिया तो इसका मतलब है कि अब भी वो नहीं लेगा। अब वो क्या करेगा, नीचे लेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ से आपका जो प्राइस लाइन जो नया बना है वो बना है डी और ई, तो वो मतलब कि जाहिर सी बात है इस वाले प्राइस लाइन पर होगा नहीं क्योंकि इसके पास पहले से मौजूद थी। तो अब क्या करेगा, इस वाले प्राइस लाइन को कोई लेगा, मतलब ये वाली लेगा, यानी क्यू से लेकर के ई तक
यहाँ से इसके बीच में कोई भी कम्बिनेशन वो कंज्यूमर ले सकता है, ठीक है, घटती हुई एक्स वस्तु की प्राइस पर। तो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि अगर इसको ये लेता कम्बिनेशन, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इतना और ये इतना, इतना कम्बिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जब वो क्यू कम्बिनेशन पहले ले रहा था तो उसको इतना मिल रहा था, ठीक है। एक्स वस्तु चूंकि सस्ता हो गया है तो उसका जो कम्बिनेशन लेने का है, यानी एक्स वस्तु की जो ज़्यादा मात्रा ले रहा है तो वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। पहले इतना ले रहा था, अब इतना लेने लगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से कि जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है उसका प्रयोग करके प्रोफेसर सैमुअल्सन सर ने जो मांग के नियम है इसको कहीं ना कहीं प्रकट किया है, इसको कहीं ना कहीं व्युत्पन्न किया है। आई होप इस पूरे सिनेरियो में आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रोफेसर सैमुअल्सन सर का मांग प्रमेय निकल के आता है, या इसी को हम बोलते हैं उपभोग सिद्धांत का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।